हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं साइंस का सेट नंबर 10, जो कि आपके रेलवे के सभी एग्ज़ाम जैसे कि आपका एएलपी हो गया, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई या आरपीएफ कांस्टेबल सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। आपको पता है कि सभी वैकेंसियाँ आ ही गई हैं और सबका एग्ज़ाम धीरे धीरे होगा ही। तो इससे पहले आप साइंस को कंप्लीट करिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, सेट लगाइए, तब आपका जाकर साइंस अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसके अलावा यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या और जीके की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ के वहाँ पे जाएँ। वहाँ से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और कहाँ कहाँ से आने की संभावना है। इस जितने भी हमने सेट करा रखा है यह सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है, यानी कि आपका एक हाल ही में मतलब एक साथ प्रीवियस ईयर प्लस प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और साथ में पेन कापी रखिएगा और आप लास्ट में हमें कमेंट करिए कितना आपने सही किया, कितना गलत, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति की इकाई है। ऑप्शन है ए किलोवाट, बी है वाट और सी है जूल और डी है अशोक शक्ति। तो याद रखिएगा उद्योग में जो कि शक्ति की इकाई है वह अशोक शक्ति है, ठीक है। 1 HP बराबर आपका होता है 746 वाट, इसे भी याद रखिएगा। वाट जो है आपका शक्ति की इकाई है, जूल जो है कि आपका कार्य और ऊर्जा की इकाई है, किलोवाट भी शक्ति इकाई है, ठीक है। 1 किलोवाट बराबर होता है 1 किलो वाट बराबर होता है आपका 1000 वाट, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है स्ट्रेप्टोमाइसिन, बी है विब्रियो, सी है लैक्टोबैसिलस और डी है स्पिरिल्ला, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो लैक्टोबैसिलस है यह दूध को दही में बदलने का कार्य करता है, इसे याद रखिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है कि एंटीबायोटिक का कार्य करता है, विब्रियो जो है कि यह हैजा उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया है, इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आपका विद्युत अपघटन है, बी है ऑस्मोसिस है और सी है ओजोनीकरण और डी है ऑक्सीकरण। तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को हम विद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब आपके पास वाटर है H2O, आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है। विद्युत अपघटन कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 2 है, यहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे आपका ऑक्सीजन 1 है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम 2 से यहाँ गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 4 हो जाएगा, तो इसको भी 4 बनाने के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, विद्युत अपघटन कहलाएगी। ओजोनीकरण में क्या होता है, यह एक प्रक्रिया है जिससे हम जल को शुद्ध करते हैं और ओजोन का सूत्र होता है आपका O3, इसे भी याद रखिएगा। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो विलायक के कण होते हैं वह आपके अर्ध पारगम्य झिल्ली से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। उससे हम कहते हैं ऑस्मोसिस, यानी कि परासरण कहते हैं। ऑक्सीकरण में आपको पता ही है, कोई भी तत्व ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ता है, कोई परमाणु जब ऑक्सीजन से जुड़ता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। या हाइड्रोजन से जुड़ता है तो उसका अपचयन होता है, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। ऑप्शन ए है ऊर्जा को, बी है दूरी को, सी है शक्ति को और डी है वेग को। तो प्रकाश वर्ष द्वारा आपको
दूरी को मापा जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका मान जो होता है आपका, इसका मान होता है आपका एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻12 मीटर। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपित करता है? तो अगर यदि आपको क्वेश्चन सही नहीं दिख रहा है तो हम आपको बता देते हैं। देखिए, इसमें जो भोजन का गति है ये इस प्रकार से है। ठीक, इसमें जो है कि इस प्रकार से है। ठीक है, और इसमें जो है कि इस प्रकार से है, और इसमें आपका इस प्रकार से है। ठीक, तो बताइएगा इनमें कौन सी आकृति है जो फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है? भोजन क्या करता है? जो आपका पौधा होते हैं उससे भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। ठीक है, तो पत्तियों से भोजन क्या करता है? पादप के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है, मतलब कि जड़ तक, तना तक, मतलब ये क्या करता है? पहुँचाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से कौन सही हुआ? इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हुआ, यानी कि इसका बी उत्तर सही है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान आपको निकालना है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। कैल्शियम का आपका परमाणु द्रव्यमान होता है कितना? 40, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 20। ऑक्सीजन का जो आपका द्रव्यमान संख्या होता है वो आपको होता है 16, और परमाणु क्रमांक होता है 8। हम निकाल देंगे तो आपको हो जाएगा कैल्शियम का 40 + 16 कितना हो जाएगा आपका? 56, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैल्शियम को हम बिना बूझा चूना कहते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। बिना बूझा चूना किसे कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रकाश की गहराई, बी है मछलियों की सघनता, और सी है पानी की गहराई, और डी है समुद्री वनस्पति की सघनता। तो इको लोकेशन का जो प्रयोग किया जाता है वह पानी की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। इको लोकेशन में क्या होता है? यह जो कार्य करता है वह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे मान लीजिए आपका यह समुद्र है। ठीक, क्या है? यह समुद्र है, यह जल है, और जब भी आप मान लीजिए ये आपकी जहाज़ है। ठीक है, क्या है? जहाज़ है। यहाँ से जब आप इको लोकेशन यानी कि जो तरंग डालेंगे, ठीक है, वो नीचे जाएगा, फिर परावर्तित होकर कहाँ जाएगा? वापस आएगा, जिससे आप वो क्या करेंगे? आपको पता लग जाएगा कितना गहराई है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका वसा ऊतक, बी है पेशी ऊतक, सी है तंत्रिका ऊतक, और डी है उपकला ऊतक। तो हम देख लेते हैं, जो त्वचा के नीचे पाया जाता है वह आपका वसा पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि वसा ऊतक कहाँ पे पाया जाता है तो याद रखिए एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है। इसे भी याद रखिए क्योंकि इस पॉइंट से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तंत्रिका ऊतक जो होता है आपका न्यूरॉन का बना होता है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद पेशी ऊतक पेशियों का बना होता है। उसके बाद जो उपकला ऊतक है यह बाह्य परत बनाता है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए तत्व का परमाणु क्रमांक और आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीशियम का क्या होता है? 12 परमाणु क्रमांक होता है। कैल्शियम का आपको होता है
20 होता है, ठीक है। बेरिलियम का आपका होता है, बेरियम का 4 होता है, लिथियम का आपका 3 होता है, सोडियम का आपका होता है 11, पोटेशियम का होता है 12, ठीक है। हीलियम का आपका होता है 2, नियान का 10, आर्गन का 18, मैग्नीशियम का 12, हीलियम का 2, नियान का आपका होता है 10, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, सबका बारी बारी से देख लेते हैं। जैसे कि आपका मैग्नीशियम का है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हो जाएगा 2 8 2, यानी कि सबसे बारी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ 2, यानी कि यह प्रश्न आप यह ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि उन 3 तत्वों को आपको बताना है जिसके बारी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। लिथियम का आपका होता है कितना 3, इसका परमाणु जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसको हम देख लेते हैं 2 और 1, इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि लिथियम तो सही हो गया। सोडियम को देख लेते हैं, सोडियम को होता है 11, इसका निकलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हो जाएगा 2 8 और 1, यह भी आपका बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। पोटेशियम देख लेते हैं, इसका होता है 19, इसका निकालेंगे तो 2 8, उसके बाद 2 8 8 2 10, 9 नहीं रहेगा, 2 8 8 और 1 हो जाएगा। तो 8 2 10 और 18 1 19, 2 8 8 1, यानी इसके भी बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है, तो आपका डब्ल्यू हो जाएगा mgh, क्योंकि ऊपर उठा रहा है, ठीक है। तो m का मान हो गया 20 केजी, g का मान हो गया 10 और h का मान हो गया 2 मीटर, तो 2 दूना के 4, यानी कि आपका हो जाएगा 400 जूल, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए है राजधानी में, बी है हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में, डी है पराक्सीसोम में और डी है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो याद रखिएगा, जो श्वसन क्रिया होती है, ऑक्सीजन ग्रहण करना, भोजन, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करना, यह सब कार्य आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। राजधानी क्या है? राजधानी एक प्रकार से आपका झिल्ली युक्त संरचना है। इसमें यह क्या करता है, यह आपके जो कोशिका होता है इसमें जल का संतुलन बनाता है, ठीक है। अवशिष्ट पदार्थों का निपटारा भी करता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। हरित लवक क्या है? यह आपका इसमें पिगमेंट मौजूद होता है, जैसे किसी भी पौधा का हरा होना या लाल होना, ठीक है, या सफ़ेद होना, तो हरित लवक में ही वर्णक पाया जाता है, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य यहीं पे होता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आइसोटोप या समस्थानिक क्या है? ऑप्शन ए है आपका एक तत्व के परमाणु जो समान परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या रखते हैं, यह आपका गलत हो जाएगा। बी है एक तत्व के विभिन्न रूप जिनमें एक ही परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या है लेकिन भौतिक गुण भिन्न है, यह भी गलत हो जाएगा। सी है एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही द्रव्यमान संख्या है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न है, यह भी गलत। डी है एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, पहला है 1H1, दूसरा है 1H2 और तीसरा है 1H3, ठीक है। इसे हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम कहते हैं, ठीक है। ट्राइटियम क्या है? यह आपका रेडियो एक्टिव तत्व है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। ड्यूटेरियम जिसे 1H2 कहते हैं, इसे ड्यूटेरियम कहते हैं,
ठीक है, यानी कि भारी जल। इसका उपयोग हम नाभिकीय रिएक्टरों में भी करते हैं, ठीक है। और OH1 को हम प्रोटॉन कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसमें मापा जाता है? वेग के रूप में, रंग के रूप में, भार के रूप में या द्रव्यमान के रूप में? तो याद रखिएगा, वस्तु का जो जड़त्व है वह द्रव्यमान के रूप में मापा जाता है, ठीक है। यानी कि जो वस्तु का जड़त्व है एक प्रकार से द्रव्यमान का ही माप ही है। यानी किसी भी वस्तु का जितना अधिक द्रव्यमान होगा, किसी वस्तु का जो आपका द्रव्यमान है जितना अधिक होगा, ठीक है, उतना ही जो विरोधी बल है उतना ही ज़्यादा कार्य करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई पिंड है, ठीक है, इस सरफेस पर रखा गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जितना इस पिंड का द्रव्यमान होगा, जितना इस पिंड का आपका द्रव्यमान होगा उतना ही ज़्यादा इसका क्या होगा, जड़त्व होगा। जड़त्व क्या होगा, स्थिर का जड़त्व होगा। यानी कि क्योंकि स्थिर पिंड है तो जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना आपको बल लगाना पड़ेगा इसको हटाने के लिए, ठीक है। जड़त्व की परिभाषा ये क्या है कि जड़त्व क्या है, या तो पिंड स्थिर है तो स्थिर रहेगा, या तो पिंड गति है तो गतिशील रहेगा, जब तक कि उस पर हम बाह्य बल नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो वस्तु का द्रव्यमान की माप ही क्या है, वस्तु का जड़त्व कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रोकैरियोट में मौजूद नहीं होता है? ऑप्शन ए आपका कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य आपका मौजूद होता है, ठीक है। बी है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली मौजूद नहीं होता है, इसे याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। कोशिका भित्ति मौजूद होता है प्रोकैरियोट में, और राइबोसोम भी मौजूद होता है, ठीक है। राइबोसोम क्या करता है, यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कोशिका भित्ति क्या करता है, यह कोशिका के जो बाहर होता है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है, और पादप कोशिका में जो पाया जाता है यह कोशिका के बाह्य पर्यावरण और आघातों से रक्षा करता है, ठीक है। और कोशिका द्रव्य क्या है, यह कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ है, ठीक है, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह जल, लवण, कार्बनिक पदार्थ का बना होता है, ठीक है। प्रश्न है, कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? तो सिलिकॉन का जो संयोजकता होता है याद रखिएगा वह 4 होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, क्लोरीन का जो होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन का, वह 1 होता है संयोजकता। कार्बन और जर्मेनियम का 4 होता है। आपका सोडियम और हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। मैग्नीशियम का आपका होता है 2। इसमें पूछा गया है कि कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? तो सिलिकॉन के जो समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं वह आपका ऑप्शन बी है, यानी कार्बन और जर्मेनियम, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। प्रश्न है, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो डैश परावर्तन घटना घटित होती है। ऑप्शन ए है नियमित, बी है विसरित, सी है नियमित और डी है सामान्य। जो ऑप्शन ए है वह अनियमित है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब कोई सतह चमकीला हो, ठीक है, और क्या हो, चिकना हो, तो उसमें जो परावर्तन होगा वह आपका नियमित होगा, ठीक। याद रखिएगा, कैसा परिवर्तन होगा, नियमित परावर्तन होगा, ठीक। लेकिन यदि कोई सतह क्या हो, खुरदुरा हो, ठीक, खुरदरा हो तो वह नियमित परावर्तन नहीं होगा, ठीक है। कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, ठीक है। तो वह नियमित परावर्तन नहीं होगा। तो इसे याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न है, डबराइनर ने 3 तत्वों को डैश एक त्रिक में व्यवस्थित किया था। ऑप्शन ए है उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में, बी है उनके परमाणु द्रव्यमान के घटते क्रम में, सी है उनके बी है उनके परमाणु द्रव्यमान के घटते क्रम में, और सी है उनके परमाणु क्रमांकों के घटते क्रम में, और डी है उनके परमाणु द्रव्यमान के
बढ़ते क्रम में, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जो डबराइनर ने अपना त्रिक नियम दिया था, वो तत्व को जो व्यवस्थित किए थे वह परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में बताए थे। ठीक है, उनका जो नियम था कि जो 3 तत्व हैं ए, बी और सी, तो जो बी का परमाणु द्रव्यमान है वह शेष 2 तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने यह नियम दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है कि HNO3, यह ज़्यादा H+ आयन देता है। ठीक है, उसके बाद आपका है ऑप्शन बी जो कि एसिटिक एसिड है, यह आपका H+ आयन की जो संख्या होती है यह कम देता है। उसके बाद H2SO4 है जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, यह भी H+ आयन की जो संख्या है यह अधिक देता है। और HCl भी है, यह भी H+ आयन की सांद्रता अधिक देता है। जैसे कि HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल को जब जल में घोलेंगे तो अधिक मात्रा में H+ आयन निकलेगा, उसी प्रकार से आपका सल्फ्यूरिक अम्ल को भी घोलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन निकलेगा। उसके बाद आपका होता है HCl भी H+ आयन की सांद्रता अधिक देता है, लेकिन जो एसिटिक अम्ल है यह H+ आयन की सांद्रता कम देता है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जितने भी जो प्राकृतिक निर्मित अम्ल हैं उसमें H+ आयन की सांद्रता कम होती है, लेकिन जो भी मानव निर्मित अम्ल हैं उसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है। तो ये सब HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, ये सब मानव निर्मित हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न है आपका, एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु के द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन आपको बताना है। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन मतलब कि जो प्रतिबिंब बना है वह वस्तु से कितना बड़ा बना है या कितना छोटा बना है, वही आवर्धन होता है। ठीक है, आवर्धन को पहले समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आवर्धन क्या होता है कि जब कोई प्रतिबिंब बनता है तो वह वस्तु से कितना बड़ा या छोटा बना है वही आवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। जो आपका U है आपका अवतल लेंस में वो माइनस में होता है, -30 सेमी, और जो आपका V होता है वह भी माइनस में होता है, वह -10 सेमी हो गया। ठीक है, U क्या है? वस्तु की दूरी। ठीक है, कहाँ से? लेंस से। और V है प्रतिबिंब की दूरी लेंस से। ठीक है, तो हम निकालेंगे आवर्धन। यम बराबर होता है आपका होता है V/U, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटा के वस्तु की दूरी। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी आपको हो गया, प्रतिबिंब की दूरी आपको हो गया 10, वो भी माइनस में, बटा में 30 और माइनस में, तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/3, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, माइनस चिन्ह को ध्यान देना है, नहीं तो आप सवाल यहाँ गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपने कितना सही किया, कितना गलत। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।